नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता संभाली थी, उस समय उन्होंने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। उसके बहुत दूर तक के मायने हैं और अब महिलाओं का वंदन करते हुए महिला आरक्षण पर मोहर लग चुकी है। लेकिन देश के कुछ राज्यों में बड़ी अजीब स्थिति चल रही है। एक मुख्यमंत्री विधानसभा में बेहूदगी करता है, महिलाओं की मौजूदगी में एक खूबसूरत रिश्ते के चिथड़े-चिथड़े कर देता है, यानी कि महिलाओं का अपमान। लेकिन बहुत अफ़सोस की बात है कि इंडी अलायंस के किसी भी दल से अभी तक एक भी शब्द उनके खिलाफ नहीं निकला है, पूछा तक नहीं है, उस पे कोई बात तक नहीं हुई। हाँ, राबड़ी देवी ने ज़रूर कहा, लेकिन क्या? उन्होंने कहा कि गलती हो गई। तो आज इसी पे बात करते हैं कि बेहूदगी करने वाले नीतीश बाबू भले ही माफ़ी माँग चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे पे इंडिया अलायंस के मुँह में दही क्यों जमा हुआ है? इस बात पे भी बात करेंगे कि अ, देश में बेहूदगी की मिसालें और भी हैं। केजरीवाल जैसे नेता जेल से सरकार चलाने की दुहाई दे रहे हैं, उस पे रेफ़रेंडम कराना चाह रहे हैं और अब जब उन्हें लगा कि उनका नंबर जेल जाने का लग चुका है, तो वो इस चीज़ को भी भुनाने लगे हैं। जनता में जाकर के। इधर महुआ मोइत्रा जिन पे पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट कह चुकी है कि उनका जो कृत्य है बहुत गंभीर है। लेकिन महुआ है कि अभी भी ऑफेंसिव स्टेट पे हैं। उनके तेवर वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। तो आज मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी जी। इनको मैं चर्चा में जोड़ लेती हूँ और उन्हीं से जानते हैं कि ऐसे राजनेता देश को क्या दिशा देंगे, जिनका अपना ही आचरण संदिग्ध है। सर, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, ये क्या चल रहा है? प्रधानमंत्री तो दिन-प्रतिदिन लोकप्रिय हो रहे हैं। उनके जो काम-काज की शैली है, उनका लेवल कहिए कि विश्व स्तर पे सबसे ऊपरले लेवल पर है। लेकिन कुछ नेता देश की राजनीति को गलत दिशा दे रहे हैं, लगातार इस क्रम को जारी रखे हुए हैं और अपने आचरण से विदेशों में भी अपनी थू-थू करवा रहे हैं। क्या है सब ये? देखिए 90 के दशक के बाद से भारत की राजनीति में जी, इसे कहते हैं ग्रास रूट की राजनीति। यानी जी, एक समय तक राजनीति थोड़ा ऊपरी स्तर पर थी समाज के, लेकिन बाद में कहा जाता है कि राजनीति नीचे के तबके तक निचले तबके से आशय यह है कि गाँव तक या और जो पहले शहरी या शहरों तक केंद्रित राजनीति थी। तो वो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो होना ही है अंततः जब राजनीति है देश की और देश ग्रास रूट पर ही है तो ग्रास रूट से लीडरशिप भी आनी चाहिए। लेकिन ग्रास रूट की लीडरशिप का एक अर्थ ये है कि जनता की भावनाएँ व्यक्त करने वाली, लेकिन जी, इसका ये अर्थ नहीं है कि हमारी जो संसद हैं या विधानसभाएँ हैं, उनमें चौराहे की भाषा या उससे भी निकृष्ट भाषा का इस्तेमाल हो। लेकिन जो उदाहरण आपने अभी दिया है उसमें कुछ ऐसा ही हो गया है। जानबूझ कर के किया गया है या अनजाने में हुआ है, ये बिल्कुल एक अलग बात है। हालाँकि नीतीश कुमार जी का कहना है कि मैंने तो शिक्षा देने का प्रयास किया था। अब क्या शिक्षा देने का प्रयास किया था ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन बात जब जातीय जनगणना वगैरह को लेकर के हो रही थी, तो उसके सिलसिले में बहुत सारे उदाहरण जीवन से दिए जा सकते हैं और अच्छे तरीके से दिए जा सकते हैं। हम जनसंख्या को लेकर के भी बातें बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक ऐसी शब्दावली का या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो बहुत हँसी की पात्र बनती है और संभवतः आपने देखा होगा अगर वो वीडियो देखें कि जी, सदन में भी लोग या तो मुस्कुरा रहे थे, हँस रहे थे या शर्मिंदा जैसे हो रहे थे और बाद में लोगों की प्रतिक्रिया करीब-करीब ऐसी रही। अब आपका जो सवाल है कि क्यों जो इंडिया अलायंस या जो उनके सहयोगी दल हैं उनकी प्रतिक्रिया अभी नहीं आ पाई है इस विषय में।
अब प्रतिक्रिया क्या आएगी वो भर्त्सनाई कर सकते हैं या कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी ने अच्छा नहीं किया और नीतीश कुमार जी ने स्वयं भी न केवल माफ़ी माँग ली बल्कि अपनी निंदा भी कर ली, जो अपने आप में हास्यास्पद बात है। अब आप अपनी निंदा क्या करेंगे? ये तो ऐसा उदाहरण भी अपने आप में बहुत कम मिलता है, अगर केजरीवाल जी के उदाहरण हो तो बात अलग है कि जो माफ़ी माँगे और अपनी जी। निंदा भी करें। पर निंदा भी कर ली उन्होंने। तो कुल हुँ। मिलाकर के बात ये है कि जो हमारी राजनीति जिस निचले स्तर पर नीचे से मेरा आशय धरातल पर चली जा रही है और ज़मीन के जी, जी। नीचे चली जा रही है, उसका एक ये उदाहरण है। ऐसा अतीत में भी होता रहा है। आपको याद होगा मुलायम सिंह जी ने एक बार कह दिया था लड़के हैं, जी। तो गलती हो ही जाती है और इस तरीके से और भी 2-4 नेता। लेकिन ये सारी जो बातें हैं ये 90 के दशक के बाद में जब से हमारी राजनीति का ये एक स्तर ऐसा हुआ है जब हम घटिया स्तर पर पहुँच गए हैं। आगे जी। जाकर के क्या होगा देखिए चुनाव वगैरह के दौरान तो ऐसा होता है कि कई हुँ, बार हुँ। चौराहों पर भाषण होते-होते लेकिन वो भी बड़े स्तर के नेता ऐसा नहीं करते। छोटे स्तर के नेता करते हैं और बाद में उनको बड़े जो नेता हैं वो समझाते हैं कि देखो ऐसा नहीं करो, बच्चे हो। लेकिन यहाँ पर इनको क्या कहा जाए, इनकी तो अब रिटायरमेंट की एज हो रही है। तो ऑब्वियसली। बहरहाल हाँ, तो पर मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी या तो एक फ्रस्ट्रेशन के दौर में आ गए हैं या उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने फैसले अपने जीवन से या राजनीति से जुड़े हुए कुछ ठीक नहीं किए हैं, तो वो हुँ, हुँ। घबरा से गए हैं और फिर वो कुछ से कुछ बोल गए हैं जिनको उन्हें उस वक़्त शायद समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोल पा रहा हूँ, क्या बोल गया हूँ। लेकिन निकल गया उनके मुँह से और फिर वो गलत हो गया। तो इसका वहाँ के उनके जो भी मतदाता हैं, जो बिहार की जनता है या देश की जनता है, वो देख रही है, सुन रही है। आज का समय ऐसा है कि फ़ौरन वायरल होता है सोशल मीडिया पर और बात इधर से उधर बहुत तेज़ी से पहुँचती है। तो उनको हुँ, ध्यान हुँ। रखना चाहिए, एक बात मैं समझता हूँ। दूसरे जी। जहाँ तक इंडिया अलायंस के लीडरशिप का है, जो भी लीडरशिप है अगर कांग्रेस पार्टी है या खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, इन सबको कोई न कोई बयान देकर के अपनी बात को स्पष्ट करना चाहिए कि हम इस उनकी इस बात से असहमत नहीं हैं और हम समझते हैं कि वो अपने शब्दों के लिए न शर्मिंदा होंगे, वगैरह जो भी ठीक लगे। पर जी, उनको जी। बोलना चाहिए ऐसे मौके पर और आपने देखा मोदी जी ने तो अपने भाषणों में उसका उल्लेख कर ही दिया कि ये उल्लेख कर दिया उन्होंने। जी, जी, बिल्कुल। उन्होंने तो अच्छी लैदाड़ लगाई उन्हें। लेकिन हाँ, सर सवाल ये है कि वहाँ पे महिलाएँ बैठी हुई थी, किसी ने उन्हें टोका तक नहीं। मतलब मुझे ये बात मतलब जब मैं सोचती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। इनफैक्ट आज मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहूँगी। एक विदेशी महिला है, सिंगर हैं वो। उन्होंने एक ट्वीट किया है एंड मतलब मुझे भी ऐसा ही लग रहा था जब मैंने देखा। ये मैरिम लेमन है, ये सिंगर हैं और इनका ये कहना है कि अगर मैं वहाँ होती तो ना जाने क्या कर देती। हुँ, आई वुड मूव वुड टू मूव बिहार टू एंड बिहार रन एंड फॉर चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। है ना? तो ये हुँ, इनके इनके भाव कुछ इस तरीके से हैं कि जैसे हम आम भाषा में कहते हैं ना कि हमारे सामने होते तो पता नहीं क्या कर देते। ये देखिए इनके ये भाव इस तरीके से। किसी को बहादुरी दिखानी चाहिए थी और जी, बहादुरी कहिए या मौके पर अपनी जो जी, समय पर जो अपने विचार को जी। व्यक्त करने की ज़रूरत थी। हालाँकि बाद हुँ, में हुँ। महिलाओं ने काफ़ी उनके खिलाफ बोला नहीं बा लेकिन सदन बाद में नहीं द मतलब विदिन 30 मिनट्स हाँ, ही सदन के अंदर महिला बोलना चाहिए। महिला आयोग से बातें उठ के आने लगी। मैं इस खबर को करीब 12 बजे तक फ़ॉलो करती रही एंड मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको मतलब किस तरीके से परोसा जाए इसको, हुँ, ये हुँ, समझ नहीं बिल्कुल। पा रहे थे। तमाम महिला संगठनों ने इसकी भर्त्सना की, लेकिन सदन में, विधानसभा में किसी ने कुछ नहीं बोला। ये बड़ी दुखद स्थिति है और महिला क्या किसी ने भी नहीं बोला जो कि किसी न किसी को हस्तक्षेप करना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी आप क्या बोल रहे हैं। बल्कि आप पीछे लोकसभा ही जो उनके एक सदन के महिला उनके उनके पीछे ही एक महिला बैठी हुई है। हाँ, सदन के अध्यक्ष को बोलना चाहिए क्योंकि उनको बोलना चाहिए था, मर्यादित ऑब्वियसली। भाषा को तो देखने की ज़िम्मेदारी सदन के अध्यक्ष की भी होती है ना। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और अब मतलब ये भी इस बात को भी सोचना चाहिए कि नीतीश बाबू, जिन्हें सुशासन बाबू कहते हैं,
उन्होंने ये सब कहा है तो इसके पीछे उनकी कोई मंशा है क्या? क्योंकि राजनीति में कोई भी बात सर बिना वजह नहीं कही जाती। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, मंशा का मैं नहीं कह सकता कि इस मंशा के पीछे मतलब इस वक्तव्य के पीछे क्या आशय होगा। वो अपनी बात को अगर कहना भी चाहते हैं तो जनगणना से या इससे जुड़ी बात ही है, पर वो उस बात को कहने का तरीका वो अ, ठीक से नहीं कर पाए। जिस बात को वो कहना चाहते हैं, उस बात को कहने के लिए या तो उनको एक एक शिक्षित व्यक्ति होना चाहिए। देखिए, सारे जीवन में जो मेडिकल परीक्षाएँ होती हैं या जो कक्षाएँ होती हैं, उनमें भी बात को बताया जाता है, समझाया जाता है और जी, जी। दूसरा हर जगह की अगर मैं एक मेडिकल क्लास है तो उसकी एक अपनी एक गरिमा है और अगर एक गरिमा सदन है। है, संसद है, तो उसकी एक अगर विधानसभा है तो उसकी भी एक मर्यादा है। तो उन मर्यादा रेखाओं को तो ज़रूर पालन किया जाना चाहिए। अब वो जो कहना चाहते थे, वो इस पूरी बात का ये बात तो जहाँ से वो बात का तो आशय उनका ये था कि हम जातीय जनगणना को लेकर के वो कुछ जी। अपना दावा करना चाहते थे और उसका श्रेय वो लेना चाहते थे। लेकिन मुझे लगता है श्रेय वग़ैरह तो जो मिला होगा, उन्होंने जनता का की नाराज़गी ज़रूर अपने इस किस्म जी, के जी। बयान से ले ली, जो बहुत चीप, घटिया या जो और जी, भी जी। कहिए कि जी, सड़क छाप एक था। तरह से सर वो जो बी ग्रेड की फ़िल्में होती हैं उसमें हाँ, बी ग्रेड विलेन की बातें की, विलेन के डायलॉग्स भी ऐसे नहीं होते हैं। नहीं ये होती। भी सर सुना जा रहा है कि नीतीश कुमार किसी बीमारी का शिकार हैं और उन्हें कोई दवाई दी जा रही है, इसलिए ये उनका भी हो सकता मानसिक संतुलन जो है वो डामाडोल हो रहा है। और एक और बात है, इसके पीछे लालू यादव और लल्लन सिंह का भी नाम आ रहा है। आपको क्या लगता है? अब देखिए लालू यादव या जो भी लल्लन सिंह तो ख़ैर उनके अपनी पार्टी के ही हैं। लालू हुँ, हुँ। यादव थोड़ा प्रतिस्पर्धी हैं। लेकिन सबकी निगाहें भविष्य के जो बिहार के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री पद पर या जो भी कहिए लीडरशिप भी आगे होगी, तो मान लिया कल को अगर बिहार में बीजेपी भी पार्टी आई, चुनाव जीत करके, तब भी जो ये जिस तबके का ये नेतृत्व करते हैं, उसके लीडरशिप की भी ज़रूरत होगी। और वो लीडर क्योंकि ये आप मान लीजिए कि जो अगले वर्ष होने वाला चुनाव है लोकसभा का, हुँ, ये हुँ। नीतीश कुमार जी के लिए भी करीब-करीब अंतिम चुनाव होगा। क्योंकि बिहार में भी अगर वो मुख्यमंत्री हैं, तो इसके बाद जो लालू यादव की पार्टी है, अब वो उसमें लल्लन सिंह जी को वो अपने साथ जोड़ लेते हैं, तोड़ लेते हैं, क्या करते हैं। लेकिन उनकी पार्टी अब फिर प्रेशर डालेगी कि मुख्यमंत्री का पद अब तेजस्वी को दिया जाए। क्योंकि वो शांति से बैठे हुए हैं, अभी ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं और वक्तव्य भी राबड़ी जी से दिलवाया है। या कोई ना तो लालू जी ने बोला, ना तेजस्वी जी ने जी, कुछ जी। बोला। तो ये सब वो भी ये सब चीज़ें जो है ना सर कुछ राजनीतिक मतलब बता रही हैं क्योंकि लालू यादव देखिए टिप्पणी करने में बड़े माहिर हैं और अपनी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन उनकी हर टिप्पणी का मतलब होता है, लेकिन वो गरिमामय तरीके से कहते हैं। अब हाँ, वो मज़ाक को भी करना जानते हैं, वो मज़ाक जी, करना जानते हैं लोग। वो मज़ाक करना जानते हैं, वो मज़ाक-मज़ाक में आपको ऐसी बात कह देंगे कि आप की पूरी राजनीति पलट जाएगी। जिस तरीके से उन्होंने इंडिया अलायंस की पहली मीटिंग में ये कह कर के एक भूचाल-सा ला दिया था इनफैक्ट इंडिया अलायंस में ही कि राहुल गांधी तुम शादी क्यों नहीं करते हो? शादी क्यों नहीं सब करते? देखो हाँ। बाराती हैं, है ना? द वे उन्होंने चीज़ों को लीड किया लेकिन वो एंड बयान भी नीतीश कुमार के खिलाफ जाता था अगर आप ध्यान से दें एग्ज़ैक्टली उन्हीं के खिलाफ गया क्योंकि तो। उन्हें लगा कि ये तो इंडिया अलायंस को लीड कर रहे हैं, गया तो उन्हीं के हाँ, खिलाफ। लेकिन अब उन्होंने जो अपना बयान है वो राबड़ी के थ्रू दिया है। राबड़ी कह रही हैं कि ठीक है, गलती हो गई है। गलती हो गई। लेकिन ये उनका बयान भी बड़ा संशय पैदा कर रहा है, आपको नहीं लगता? इसके देखिए, राजनीतिक मायने गलती क्या हो गई हैं? कहा, उन्होंने गलती हो गई कहा, उन्होंने उनके बयान को सही नहीं ठहराया है। बयान की तो आलोचना ही है,
लेकिन उनकी जो तरीका है आलोचना करने का वो थोड़ा पॉजिटिव है। ये भी लालू की हम्म। स्टाइल ही है, लेकिन लालू पर लालू ने बोलना उचित नहीं समझा, ये भी एक महत्वपूर्ण एग्जैक्टली। बात है। हाँ। उन्होंने ना अपने बेटे मैटर से उन्होंने कहलाया, मैटर क्या है देखिए, मैटर क्या है, महिलाओं के साथ बेहूदगी, और उन्होंने एक महिला को ही आगे कर दिया, महिला से ही कहलाया। महिला से कहलवा दिया। तो इसके राजनीतिक मायने आप क्या देखते हैं? राजनीतिक मायने तो यही है कि अब नीतीश जी आप बचपना कर रहे हैं, आप बहुत योग्य नहीं है। ये तो एक तरीके से नीतीश जी की योग्यता पर ही जी। सवाल उठाना है। जो सवाल हम्म। नरेंद्र मोदी ने दूसरे तरीके से उठाया है, वो बिल्कुल, लालू बिल्कुल। जी ने एक तीसरे तरीके से उठा दिया है। बात एक जी, महिला जी। के माध्यम से कहलाई, अगर किसी महिला विधायक के माध्यम से वो उसी वक्त कहला देते तो वो एक और बात होती। जी, ऐसा जी। हो नहीं पाया क्योंकि लालू जी सदन में थे नहीं, जी, जी। उन्होंने बाहर से ये बात कहला दी, तो कहलाई तो हाँ। दी। नहीं, कहने को तो देखिए उन्होंने दूसरे दिन द वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने माफ़ी भी माँग ली, अपना मज़ाक भी उड़वा लिया, सब चीज़ें हैं माफी नहीं लेकिन मांगी, अपना उन्होंने अपनी 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 निंदा निंदा कर कर ली। ली, ये एक अपनी नई तरह निंदा, की चीज है कि निंदा भी कर ली अपनी। एक नई तरह की चीज़ है। तो आपको सर नहीं लगता कि ये जो जनगणना वाला मैटर है, इसको लेकर के उन्होंने अपने आप को इस तरीके से जोड़ दिया है कि अब सदियाँ उनकी इस बेहूदगी को याद भी करेंगी, उन पे हँसेंगी भी और उनका नाम भी जुड़ा रहेगा। देखिए, जातीय जनगणना तो एक राजनीतिक मुद्दा है, जो इंडी अलायंस भी जिसको लेकर जी। चल रहा है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि बीजेपी उसका विरोध नहीं करेगी। बीजेपी ने भी स्पष्ट किया है कि नहीं, हमें जातीय उन्होंने उन्होंने समर्थन किया है, आज ये सब चीज़ें तो फाइनल हो गई हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो उन्होंने बेहूदगी कर दी है, जो हाँ, हमारा तो समाज बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। यही बात है ना, तो अब 2 बातें एक साथ नहीं चल सकती। आप एक बड़ी बात को एक घटिया तरीके से नहीं कह सकते। आप जी, एक बड़ा संदेश बाज़ारू भाषा में नहीं रख सकते। तो जी। अंततः जो नीतीश कुमार जी अपनी बात कह रहे हैं, वो एक बड़ा संदेश अगर वो देना चाहते हैं, तो इतने घटिया तरीके से तो ये संदेश नहीं दिया जाना चाहिए। उसको फिर उसी महत्वपूर्ण तरीके से रखने की ज़रूरत थी। पर ये गच्चा खा गए मौके पर, और लगता ये है कि ये बात अब जब चुनाव होगा तभी ज़्यादा उठेगी, क्योंकि आप इधर तो 2-4 दिन में चीज़ें कुछ नई आ जाती हैं, पर जी, जब जी। बड़ा वक़्त आता है, उस वक़्त पर पोस्टर और जो वीडियो निकलते हैं, वो ज़्यादा हुँ, हुँ। महत्वपूर्ण होते हैं, और ये चीज़ इनको लंबे समय तक नुकसान पहुँचाती है। केजरीवाल भी सर कुछ कम नहीं है। केजरीवाल को शायद ये भरोसा हो गया है कि अब उनकी गिरफ्तारी तय है, जेल जाना उनका तय है। लेकिन सवाल ये है कि उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है अभी से ही? अभी तो वो ईडी के सामने भी नहीं गए हैं, तो उन्हें क्यों लग रहा है कि उन्हें गिरफ्तार हो जाएँगे वो? अभी से क्यों लग रहा है? आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आपने जब उनकी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो रही थी, तो गिरफ्तारी के 1 महीने पहले से ये भूमिका बनानी शुरू कर दी थी कि गिरफ्तारी होगी और कुछ नहीं है वगैरह-वगैरह। संजय सिंह की जब गिरफ्तारी हुई है, तब भी आपने देखा संजय सिंह, स्वागत है, ईडी हमारे पास आए, हमें कोई डर नहीं है वगैरह-वगैरह। तो जैसे आपने देखा होगा, कई बार हम सड़क पर चलते हैं तो हमें दूर गड्ढा दिखाई पड़ता है और हमें डर लगता है कि हमारा पैर गड्ढे पर ना पड़ जाए, और पड़ जाता है। जी, जी। क्योंकि वो हमारे मन की बैठी हुई जो मनोग्रंथि है, वो जिसमें कि कहीं पर गलतियाँ होने की संभावना होती है। ये शायद केजरीवाल जी, आपने चूँकि नीतीश कुमार जी के साथ केजरीवाल जी का ज़िक्र किया है, तो मैं ये भी कि जो जो नीतीश कुमार जी ने किया है, माफ़ी माँगी है। केजरीवाल जी तो मेरा ख़्याल है पिछले अपने 4-5 साल के, जो भी पिछले 2015 के बाद के कार्यकाल में देखिए, कितनी माफ़ियाँ माँग चुके हैं। वो उन्होंने अदालत में लिख कर के माफ़ी माँगी मुकदमों के लिए, और वो कुछ भी बोल जाते हैं और फिर उसके बाद अपनी बात को काट दिया करते हैं। तो फिलहाल केजरीवाल अभी जो उन्होंने गिरफ्तारी और ईडी वगैरह की बात कर रहे हैं, अभी तो उन्होंने अपने सहयोगियों से ये कहलाने का प्रयास किया है कि मैं मुख्यमंत्री पद पर रहते, मतलब यदि गिरफ्तारी हुई
तब भी मैं मुख्यमंत्री पद के सारे कार्यभार जेल के भीतर से करूंगा। आप कल्पना करिए उनकी कैबिनेट पूरी जो है तिहाड़ जेल के अंदर जाकर के जी। बैठा करेगी और सरकार चलाएंगे। ये संभव ही नहीं है। कभी कोई अगर गिरफ्तार किया जाता है तो वो फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे या ना दे, लेकिन मुख्यमंत्री पद का काम तो नहीं कर सकते। जिस वक्त मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उन्होंने वो सारे जो भी विभाग थे, भले ये उनसे इस्तीफा ना भी लिया हो, लेकिन विभाग उन्होंने पहले बांट दिए, क्योंकि सरकारी कामकाज चलना। अब यदि ये गिरफ्तार होते, मान लिया, हम नहीं जानते गिरफ्तार होंगे कि नहीं होंगे, वो तो जी, जी। बिल्कुल एक अलग विषय है, क्योंकि उनसे तो पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उनको पूछताछ के लिए जाना चाहिए था। अब अगर वो बच भी गए थोड़ी देर के लिए, 2-4 दिन के लिए इधर-उधर, तो ईडी दोबारा बुलाएँगे। दोबारा भी अगर वो नहीं जाएँगे तो फिर ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी के लिए जो कुछ और व्यवस्थाएँ हैं, वो ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया जाता है। उनको उनकी जो नॉन बेलेबल वारंट जारी किए जाते हैं, अदालत के माध्यम से कार्रवाई होती है, तो वो सब होगी। लेकिन वो ऐसा ना होने पाए, इसका तो केजरीवाल जी की ही ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसी चीज़ें ना हो। ये ऐसी खराब स्थितियाँ पैदा करती हैं। ये राजनीति को बिल्कुल एक नया डायमेंशन दे रहे हैं कि जी, जी। हम सबसे ऊपर हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, जैसा चाहे। उन्होंने किसको नहीं अपराधी घोषित किया। अपना अगर पिछले आप चलो 2015 के पहले के उनके जो दो या खास तौर से आंदोलन के दौरान की बातें देखें, तो उन्होंने देश के सभी नेताओं को उन्होंने भ्रष्टाचारी, अपराधी वगैरह से घोषित कर दिया। फिर बाद में सभी से माफ़ी माँगी उन्होंने। आज उन्हीं के साथ बैठ कर के वो इंडिया अलायंस में भी बातचीत कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी तो बिल्कुल एक अविश्वसनीय व्यक्ति हो गए हैं, जिनकी राजनीति पर भरोसा नहीं है। हम तो बहुत भरोसा कर के ही उनकी शुरुआत के दिनों में बड़े देखा करते थे, लेकिन वो सारे जी, जी। भरोसे से टूट गए। सर एक चीज़ और मैं समझना चाहती हूँ कि ये रेफ़रेंडम कराने की सोच रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा दें या ना दें, जेल से सरकार चलाएँ। तो ऐसा नहीं लगता कि आप पार्टी जो है मतलब जो एक पूछताछ की प्रक्रिया भी चल रही है, जिसको वो फ़ेस करना नहीं चाहते, उससे पहले ही मतलब अपनी गिरफ्तारी को एक तरह से भुनाने में लग गई उनकी पार्टी? क्या देख रहे हैं आप? देखिए, आम आदमी पार्टी का आपको याद होगा जिस वक़्त दिल्ली में पहली बार चुनाव जीते थे 2013 के दिसंबर या जब भी नवंबर-दिसंबर में, तो जी। उस वक़्त जो पहला चुनाव जीते थे, तो उनके पास बहुमत नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित जी ने कहा था कि हम आपका समर्थन कर देंगे, आप सरकार बनाइए। तो इन्होंने एक रेफरेंडम, जिसे आप कहते हैं रेफरेंडम, कराए। रेफरेंडम का मतलब है कि दिल्ली की जनता के बीच में कुछ सभाएँ की कि हम हुँ, सरकार में हुँ। शामिल हों या ना हों। हुँ, और हुँ। सरकार में शामिल होना था। दरअसल रेफरेंडम तो एक बहाना होता है इनका। जी। सरकार बनानी थी, लेकिन बनाने की इच्छा होने के बावजूद ये एक मन के अंदर एक प्रकार का अपराध बोध था। तो वो रेफरेंडम इनका उस अपराध बोध को दूर करने का, एक बाहर लाने का एक तरीका है। एक जो अनुचित बात उनको लगती है, उसको उचित ठहराने की जो कोशिश वो करते हैं, वो ही अब इस वक़्त दिखाई पड़ रहा है। तो होगा क्या? अभी तो देखिए बहुत लंबी बातें हैं। क्या होगा हुँ। अभी पता नहीं, क्योंकि जो ईडी की भी तफ्तीश है या सीबीआई की तफ्तीश है, 2 तरह के मामले हैं। एक आपराधिक मामलों की जाँच तो सीबीआई ही करेगी। जी। पैसा पैसा लिया गया ऐसा लगता है, लेकिन वो पैसा पॉलिसी चेंज करने में इस्तेमाल हुआ या क्या किया गया, नहीं किया गया, ये सारी चीज़ें तो सीबीआई को और ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस को बनाने के लिए अभी कई डॉट्स को मिलाना है। तो वो डॉट्स जब मिल जाएँगे तब तो ये ऑटोमैटिकली अपराधी साबित हो जाएँगे। फिलहाल तो जी, जी। अभी इन पर एक छाया पड़ रही है, एक प्रकार के छींटे पड़ रहे हैं। उन जी, जी। छींटों से बचने का ये एक प्रयास है। जिस तरीके से अपने को ये एक धवल, साफ, स्वच्छ छवि का व्यक्ति घोषित करते रहे हैं अपनी पार्टी को, वो जी। उस पर अब धब्बे आने शुरू हो गए। अब देखना ये है कि कितना एक्सपोज़र कितना होता है, कैसे होता है, कब तक होता है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुल मिलाकर के बात ये है कि वो अभी तो इंडिया अलायंस के पार्ट हैं, लेकिन उनके पार्टनर भी, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी भी, कोई उनकी बात पंजाब में भी और दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी ब की जो जी, स्थानीय जी, कोई नेता नहीं। हैं, वो इनसे बुरी तरह से नाराज़ हैं और नहीं चाहते हैं कि इनके साथ किया जाए।
जी, जी। राजनीतिक कारणों से कई बार हो जाता है, तो है। जी, जी। इनके इनके पीछे तो ये तो डॉट से डॉट मिला कर के इन तक पहुँचने की कोशिश कर ही रही है। ईडी भी और सीबीआई ने तो अपना काम कर लिया हुआ है। लेकिन इनका एक शीश महल भी है, जो हुँ, हुँ। इनकी जान की आफ़त है। ठीक है, उसमें वो भी देखिए उसमें वो उसमें भी उसकी इनको भी जाँच हो रही है। जी। गिरफ्तारी शायद उस मामले में भी संभव है। जी, गिरफ्तारी जी, या जी। कहिए कि उस मामले में भी इन पर छींटे आ चुके हैं और आएँगे, जी। क्योंकि जी, जी। जो भी अब करोड़ों रुपए की कौन-सी सजावट होती है मालूम नहीं। इतने हुँ। में तो कई कई शीश महल बन जाते हैं। कई शीश महल और बन जाते हैं। हाँ, वो तो और एक पुरानी इमारत को रिमॉडल करने में, और ऐसा क्या है जो जनता का, जो आपने देखा होगा रज़ाई ओढ़ करके ये फुटपाथ पर इन्होंने आंदोलन शुरू किया था, हाँ। वो व्यक्ति अपने लिए इटालियन मार्बल या जो बेल्जियन ग्लास और ये जो दुनिया भर से बाहर से ऐसी जी। महँगी-महँगी चीज़ें मँगवा करके उनसे घर की सजावट करते हैं। हुँ, उस हुँ। ये देश के गरीबों के और झुग्गी-झोंपड़ियों के लोगों के नेता हैं, और वो किस प्रकार के शीश महल में, जिनमें राजा दरवाज़ा सोने के और चांदी के बर्तनों में अब भोजन करने लगे हैं। तो ये चीज़ें गले से बैठती नहीं है हमारे, और बहुत मुश्किल है कि ये इस प्रकार की राजनीति करते हुए जनता के से छिप जाएँगे या बचा लेंगे अपने आप को। इनको आखिरकार कभी न कभी जवाब देना होगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो राजनीतिक गड़बड़ी, घोटाले, उन सब में ये लिप्त होने लगे और बहुत जल्दी एक्सपोज़ होने लगे, वो सारी चीज़ें खराब हैं। वो इसलिए भी खराब है ना, इन्होंने एक टैग लगा रखा था कि मैं तो सबसे बड़ा ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ, यहाँ टैग लगा के चलते थे चौड़े होकर के। अब पूरी पार्टी के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन आ गया है। दिक्कत हाँ, यहाँ भी वो फँस रही है ना। हाँ, वो है। अब दूसरा ये है कि चूँकि इन्होंने देखिए, एक तो दिल्ली तो बहुत छोटा राज्य था। दिल्ली हुँ, में और फिर बिजली और पानी वग़ैरह के जो एक ख़ास वोटर का सेगमेंट था, जो जिसने इनको पसंद किया, उसको पानी, बिजली या जो भी सुविधाएँ देने का प्रयास था। फिर ये इसके बाद पंजाब में प्रवेश कर गए। जी। पंजाब में परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जो सत्तारूढ़ दल था, वो उसका एंटी इनकम्बेंसी थी, उसकी हुँ, लीडरशिप अपने अंतर्विरोधों में जूझी हुई थी। शिरोमणि अकाली दल जो पहले का पुराना वो था, वो भी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गया। तो एक मौका इनके लिए बना और ये इस लायक हो गए कि इनकी सरकार बन गई। पर ये लंबे समय तक चलेगा मुझे नहीं लगता है। ये कहीं न कहीं इनका जो घड़ा है पाप का कहें या जो भी है, वो फूटेगा। जी, 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 वो तो होता ही है। सर, हम देख रहे हैं कि मोइत्रा जो हैं, इनके तेवर कम नहीं हो रहे हैं, जबकि कमेटी ने उन पे गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। आचार समिति ने ये माना है, जो एथिक कमेटी है, कि महुआ मोइत्रा ने अपनी संसद आईडी अनधिकृत व्यक्ति से साझा की, कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से महँगी वस्तुएँ ली, तमाम चीज़ें, गिफ्ट और ये सब चीज़ें अब पब्लिक डोमेन में सब इधर-उधर घूम रही हैं। तो उन्होंने इनकी सदस्यता खत्म करने की सिफ़ारिश की है। देखिए, क्या कहते हैं? अभी चूँकि ये तो एक हमें मीडिया के थ्रू ये जानकारी मिली है। अभी जी, जो रिपोर्ट ऑफ़िशियली लोकसभा अध्यक्ष के पास अगर गई होगी, पहुँच गई होगी, तब भी नहीं भी पहुँची होगी तो पहुँच जाएगी। और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष इस सिलसिले में क्या कार्रवाई करते हैं देखना होगा। पर संभावना इस बात की है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आरोप है, छोटा आरोप नहीं है। और ऐसा लगता है कि महुआ मित्रा जो अभी जो तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही हैं एक प्रकार से, वो ये भी प्रीएम्प्ट करना कहते हैं, इसकी पेशबंदी है, उसकी ही जो कार्रवाई हो सकती है, जो संभवतः उनकी सदस्यता की बर्खास्तगी के रूप में संभव है। तो जी, उससे ये अब जब उनको लग रहा है कि ऐसा ही होगा, तब उस परिस्थिति का लाभ लेने के लिए, क्योंकि क्योंकि पॉलिटिक्स तो उसके बाद भी चलेगी और जी, चलेगी, चुनाव में भी उतरेंगी। आज उनकी पार्टी ने पहली बार कुछ प्रतिक्रिया उनके समर्थन में व्यक्त किया, अदरवाइज़
आप देखिए तृणमूल कांग्रेस ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, पर आज तृणमूल कांग्रेस का एक बयान अभी दिन में मैंने देखा है, तो उससे लगता है कि वो भी कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है, लेकिन एक हल्का-सा बयान है उनके पक्ष में। सब इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि अंत में फैसला क्या होता है। और फैसला अभी ये एक मामला है, अभी कई मामले निकलेंगे जो जी। ये खत्म नहीं हो गया सारा मामला, ऐसा नहीं मान के चलना चाहिए। नहीं, मामला तो सर बहुत बड़ा है, आप भी समझ रहे हैं। एक चीज़ और समझना चाहती हूँ आपसे कि अब इस रिपोर्ट को संसद के शीतकालीन सत्र में सौंपा जाएगा और उसके बाद ही फिर कोई कार्रवाई होगी? क्या होगा? क्या संभव है कहते कि हैं? शीतकालीन सत्र में इसको सदन के सामने रख देखिए, अगर लोकसभा के सदस्यों को फैसला करना है तब भी क्योंकि बहुमत है, आसानी से हो जाएगा। यदि जी, लोकसभा अध्यक्ष के तक इसकी भूमिका है, क्योंकि ये देखना होगा कि जो एथिक्स कमेटी की पोजीशन क्या जुडिशियल पोजीशन है कि नहीं, यानी कि उसके निर्णय को अदालत का फैसला माना जाएगा या यदि सदन को तय करना है, इसके पहले भी फैसले हुए हैं। जी, 2005 में एक साथ 10 से ऊपर सदस्यों को इसी आरोप में बर्खास्त किया गया था। तो और बर्खास्त तो देखिए इंदिरा गांधी तक हो गई थी। बाद में भले ही उनकी सदस्यता बहाल हो गई, राहुल जी, गांधी भी जी, लगी। तो जी, बर्खास्तगी लोकसभा के सदस्य की होती है, पर उसके कारण अलग-अलग होते हैं। ये कारण के लिए पहले ये तय करना होगा कि क्या एथिक्स कमेटी कोई अदालत का फैसला है या अब सदन को ये फैसला करना होगा। सदन के पास अधिकार होते हैं, न्यायिक अधिकार। सदन अगर चाहे तो, और आपने देखा पिछले जो हमारा जो था सत्र, जी, जी, मतलब वर्षा सत्र जो था, मानसून सत्र, जी, जी, मानसून उसमें सत्र। राज्यसभा ने फैसले किए थे, राज्यसभा के उपसभापति ने जी, संजय सिंह का भी तभी फैसला हुआ था, राघव चड्ढा का जी, हुआ था राघव और चड्ढा का लोकसभा भी हुआ था। लोकसभा में इनका हुआ था, अहिर रंजन चौधरी का। तो जी, जी, ये फैसले किए जा सकते हैं, पर चूँकि ये एक पूरा बर्खास्तगी का ही फैसला होगा, यानी सदस्यता पूरी तरह चली जाएगी और सदस्यता जाने के बाद क्या उनको पुनः चुनाव लड़ने की अनुमति होगी, नहीं होगी, ये सारी बहुत सारी बातें हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, पर लगता ये है कि ये काफ़ी गहरे पानी में भैंस चली गई है और जी, जी, जिसमें बड़ा आसान नहीं होगा इनका बाहर आसान निकलना। नहीं होगा निकलना। एक चीज़ और है सर, अब चूँकि इतना रायता फैल गया है और दर्शन हीरानंदानी कहानी के पात्र मुख्य वो भी हैं, क्योंकि अगर उनके पास आईडी गई है तो दी किसने है? ली किसने है? नहीं, नहीं तो ये तो उन्होंने ही होगी ना। है ना? सो दी दी ज़िम्मेदारी तो सांसद की होगी। देने वाली महुआ है, हुँ। लेकिन लेने वाला जो व्यक्ति है, वो भी बच्चा तो है नहीं। आप किसी की अ, ईमेल आईडी, पासवर्ड सब कुछ ले रहे हैं, आपने क्यों लिया? तो आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ कि कहीं न कहीं वो भी अ, कसूरवार तो बनते हैं ना? हाँ, देखिए ऐसा है हम ना, आप बनाने वाले नहीं हैं, लेकिन हम उस पे बात कर रहे हैं। देखिए जाँच तो इस बात की होगी कि उन्होंने जो अपलोड किए हैं सवाल, वो सवाल क्या थे? जी, क्योंकि अगर वो सवाल उनके बिज़नेस प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए थे जी। और ऐसे सवाल थे जो किसी दूसरे उद्योगपति को या कारोबारी को घेरे में लेते हैं, हुँ, हुँ, तो फिर कहीं ये देखा जाएगा कि क्या कोई उद्देश्य था। तो हुँ। उद्देश्य जो अभी तो खाली एक मामला है कि पासवर्ड दिया, आईडी का पासवर्ड दिया। लेकिन जी, जो ज़्यादा बड़ा सवाल बनेगा कि वो क्या साजिश थी, कौन लोग थे? तब उसमें फिर केवल एक व्यक्ति या संसद सदस्य से आगे बढ़ेगा मामला। फिर उसमें कुछ दूसरे लोगों को भी शामिल किया जा सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। ऐसा होगा या क्या होगा, इसके लिए मुझे लगता है कि पहले इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि एथिक्स कमेटी एक पहला चरण था। वो समिति संसद की समिति है जिसमें सत्तारूढ़ दल के भी सदस्य होते हैं, विरोधी दल के सदस्य भी होते हैं और वो सब शामिल हुए। हालाँकि इसमें इसमें दानिश अली का मामला भी शामिल है। जी, जी। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी या किस प्रकार की कार्रवाई होगी, ये भी अभी जी, जी। देखना। सबसे पहले तो उन्होंने मुँह खोला था।
हाँ, तो वो मामला भी उनका अभी है इस कमेटी की जो रिपोर्ट में। चलते-चलते एक चीज़ पे आपका नोट लेना चाहूँगी कि महिया मोइत्रा जब कमेटी के सामने जाती हैं, तो इन्होंने बड़ा हल्ला-गुल्ला किया कि मेरे साथ केवल यही तो बात पूछी थी कि रात में आपके साथ कौन बात करता है? हुँ, हुँ, हुँ। कौन ये से इतनी सी होटलों में ठहरती हैं आप या कहाँ, हाँ, बहुत हाँ। सिर्फ़ ऐसे ही सवाल जी, किए जी, गए। जी, ऐसे सवाल किए गए थे। ये सवाल पे तो इतना हंगामा हो गया और जो नीतीश बाबू ने इतना घटियापन कर दिया, उस पे सबके मुँह में दही जमा हुआ है। ये बात कुछ समझ नहीं आ रही सर। मतलब देखिए, ये ये तो ये इट्स राजनीति है। अ, मतलब डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी ना। हाँ, तो ये राजनीति है डबल स्टैंडर्ड भी कहें हुँ, क्योंकि मापदंड जब ज़रूरत होती है तब हम बोलते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती तब देखिए, जो इश्यू बेस्ड राजनीति होती है, फिर वो मैं गलत करूँ या दूसरा गलत करे, उसमें फिर हम इश्यू पर बात करते हैं। लेकिन ये राजनीति में अब इश्यूज़ पीछे चले गए हैं और ये अरसे से चल रहा है। अब हम शुद्ध रूप से निजी तौर पर, व्यक्तिगत रूप से राजनीति में किसी को गलत या किसी को सही साबित करने के दौर में हैं और ये दौर हमें जो पुराने मर्यादाएँ, जो पुराने एथिक्स और तुम्हारी नैतिकताएँ, उससे दूर ले आई है और राजनीति का ये रूप और ये बार-बार ये बात होती है कि संसदीय राजनीति की एक मर्यादा सीमा जो है, ख़ास तौर से संसद की जिसमें बहस का स्तर आप देख रही हैं कि क्या हो गया है। जी। ये संसद ही है, विधानसभा जो वो भी एक जी, सदन जी। है, जनप्रतिनिधित्व का सदन है। तो जो हुँ, वहाँ पर बातचीत करने का जो एक लेवल है, वो कहाँ पर आ गया है, वही लेवल आपको जीवन में, राजनीति में दिखाई पड़ रहा है। हम इसके लिए दुखी हो सकते हैं सुधारना तो जिनकी ज़िम्मेदारी है, उनकी है, उनको सुधारना चाहिए। जी, जी। जिनकी सुधारने की ज़िम्मेदारी है, वो खुद ही इस तरीके की टिप्पणियाँ कर रहे हैं। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने जी, मेरे शो के लिए समय निकाला और जी, इतना जी, समय दिया, इतनी अच्छी जानकारी दी आपने मेरे दर्शकों की। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जी, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। जय भारत।